अच्छा, तो SK21 वॉल्यूम 2 गायनी का पेपर नंबर 1 है। A patient of RTA presented in ED with fracture of fourth rib, reduced breathing movement on right side, X-ray shows black shadow on right side. What is the probable diagnose? तो जब भी आपको एक्सरे पे एक ब्लैक शेडो नज़र आती है तो इस केस में आपने न्यूमोथोरैक्स को कंसिडर करना है। Female presented in ER with right iliac region pain associated with vaginal bleeding and pain on right shoulder having hypotension and tachycardia। तो ये जो है आपके साथ vaginal bleeding और pain with hypotension और tachycardia, ये ट्रायड आपको एक ruptured ectopic pregnancy में मिलेगा। ठीक है, तो you will get this in a ruptured ectopic pregnancy। ऑप्शन ए जो क्लासिकल ट्रायड है उसमें एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग आती है, शोल्डर टिप पेन आपको उसमें नज़र आती है। ठीक है, और इसमें आपको हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया साथ में नज़र आएगी। पेशेंट को जो है ABG 7.23 है, PCO2 इज़ 55 एंड बाइकार्बोनेट इज़ 28। तो pH 7.23 का मतलब दिस इज़ एसिडोसिस। PCO2 ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। बाइकार्ब इज़ स्लाइटली जो है थोड़ा सा डिरेंज्ड है, 22 to 26 इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपके साथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। ये एसिड बेस का ये टेबल जो है मैंने पिछले वीडियोस में आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो ये आप देख लें, इसको आप यहाँ पे पॉज करके यू कैन रीड दिस फॉर योर सेल्फ, और इस पे आप कॉन्सेप्ट लाजमी बनाओ क्योंकि हर एग्ज़ाम में मिनिमम टू क्वेश्चंस आते हैं ABGs पे। ठीक है, अ पेशेंट विद हाइपोक्सिया एंड हाइपरकार्बिया, फिर आपके साथ है कि हाइपरकार्बिया और pH कम है, तो अगेन दिस इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पेशेंट प्रेजेंट्स विद एपिगैस्ट्रिक पेन आफ्टर taking fatty meal, diagnosed with gallstone, which component will be present in gallstone। तो gallstone में आपके साथ क्या होता है, वहाँ पे आपके साथ कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट होता है। जो मोस्ट gallstone है वो कोलेस्ट्रोल स्टोन से 80 to 75 to 80% कोलेस्ट्रोल स्टोन्स आपको उसमें मिलते हैं। ठीक है, 15-year-old boy come to the physician with complaint of dyspnea, shortness of breath after running short distance. He had to stop after few distance to take breath. He gave a history of cardiac surgery in his childhood due to mitral valve stenosis. What is the cause of exertional dyspnea in this patient? तो जब भी एक पेशेंट को पास्ट में कार्डियक सर्जरी की हिस्ट्री हो, ठीक है, तो इसमें राइट फ्री नेक नर्व की इंजरी होती है क्योंकि पास्ट कार्डियक सर्जरी के लिए उसको एक मीडियन स्टर्नोटोमी हुई होती है। ठीक है, तो इट कैन इंजर द राइट फ्री नेक नर्व। क्लासिक हेमोफीलिया हैज़ विच डिफिशेंसी, तो इसमें फैक्टर 8 माइनर होगा कि मेजर होगा। क्लासिक हेमोफीलिया आपके साथ फैक्टर 8 माइनर की डिफिशेंसी की वजह से होता है। ठीक है, इसमें एक मेजर कंपोनेंट होता है, एक माइनर कंपोनेंट होता है। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट हम कहते हैं कि ये लार्ज कंपोनेंट है या स्मॉल कंपोनेंट है। वेट ज़्यादा होगा तो लार्ज होगा, वेट कम होगा, ठीक है, तो इट इज़ स्मॉलर कंपोनेंट। स्मॉलर कंपोनेंट आपके साथ इम्पॉर्टेंट है फॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे, फॉर इंट्रिंसिक पाथवे, और ये आपके साथ क्या करता है, इसकी डिफिशिएंसी आपके साथ हेमोफीलिया ए कॉज करती है। ठीक है, तो ये आप याद रखो, इंट्रिंसिक पाथवे के साथ इसका काम है और हेमोफीलिया ए कॉज करवाएगी। A patient taking chloramphenicol presents with anemia, bleeding and oral ulcers. What is the likely cause? तो आपको एनीमिया, ब्लीडिंग, ओरल अल्सर्स आपको मिलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, क्लोराम्फेनिकॉल अगर एक बंदा ले रहा है तो इट कैन कॉज बोन मैरो सप्रेशन लीडिंग टू पैनसाइटोपिनिया, जिसमें बंदे को एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया नज़र आती है, which manifest as fatigue, bleeding and oral ulcers. Per head 25-year-old male presents to the emergency after RTA. He sustained fracture of the femur and tibia.
2 days later, he developed sudden shortness of breath, confusion, and petechial rash over his chest. Which of the following statement is most characteristic of the underlying condition? तो इसमें कौन सा जो है, आप वीडियो को पॉज करके सोचें कौन सा होना चाहिए. सो इट इज़ inciting event is mostly trauma to long bones. An office worker worried about his health visit to physician and concerned about development of diabetes in him. तो ऑफिस वर्कर है, ही इज़ वरीड अबाउट हिज हेल्थ और फिजिशियन के पास जाता है और कंसर्न है उसे कि उसको डायबिटीज़ डेवलप हुई है. तो विच ऑफ दीज विल बी एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड रिस्क. तो इसमें ऐसा कौन सा है जिसका जो आपके साथ एसोसिएट है रिड्यूस रिस्क के साथ. हिज रिमोट रिलेटिव्स आर affected. His siblings, he belongs to less affected gender. तो ऑप्शन सी, इसमें जेंडर का कोई काम नहीं होता. तो he belongs to less affected gender. 45-year-old office worker presents for routine checkup. His waist circumference 44 inches, BMI 32 है और he noticed darkening of skin around his neck over the past few months. Which of the following test would be most appropriate to assess his risk for diabetes? तो उसकी BMI भी बहुत ज़्यादा है, उसको डार्कनिंग ऑफ द स्किन नज़र आ रही है जिसे हम एकेंथोसिस कहते हैं, ये आपको डायबिटीज़ में मिलता है. तो इसमें आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना है. ठीक है. फिर डार्कनिंग ऑफ द स्किन को हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं. ठीक है. ये आपके साथ मार्कर है ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस का. ठीक है. OGTT जो है मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है, आपके साथ डिटेक्ट करता है प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ को. और ये बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है इन्होंने यहाँ पे दिया है. बेबी प्रेजेंट्स विद सीजर्स एंड स्मेल ऑफ बर्न शुगर फ्रॉम यूरिन, डायग्नोज विद मेपल सिरप यूरिन डिजीज़. विच एंजाइम इज़ डेफिशिएंट. तो मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ में आपके साथ ब्रांच चेन की बात आपने करनी है. अगर ब्रांच चेन ना हो तो यू कैन गो विद अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज. ये ब्रांच्ड होता है लेकिन उन्होंने अभी ब्रांच नहीं दिया, तो यू हैव टू गो विद अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है. ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे बहुत MCQs आते हैं हर एग्ज़ाम में, तो ये आपने लाजमी पढ़ना है. ठीक है. थोड़ा सा मैं पढ़वा देता हूँ जल्दी जल्दी. फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक आप याद रखें कि ये सारे के सारे डिसऑर्डर्ड ऑटोसोमल रिसेसिव्स हैं जितने भी अभी हम पढ़ेंगे, तो ये आपके माइंड में बैठा होना चाहिए. फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी की वजह से होता है. तो कौन सा, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से. तो इसमें आपके साथ इनएबिलिटी टू कन्वर्ट द फिनाइल एलानीन टू टायरोसिन. आपको फिनाइल एलानीन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता. ठीक है. यूजुअली फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पे काम करता है. ठीक है. आपके साथ यहाँ पे काम करता है और फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है. तो अगर इसकी डिफिशिएंसी हो गई, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी वजह से न्यूनेटल वॉमिटिंग, मेंटल रिटार्डेशन नज़र आएगी. मस्टी ऑर्डर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. मस्टी ऑर्डर, इस पे कई दफ़ा MCQ, इसको हम माउजी ऑर्डर भी कहते हैं. ठीक है, या माउसी. बॉडी ऑर्डर है और इसमें आपको लो फिनाइल एलानीन नज़र आएगा, हाई टायरोसिन डाइट. अच्छा, इसमें आपने ट्रीटमेंट क्या देना है. अभी फिनाइल एलानीन आपके साथ टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, तो फिनाइल एलानीन ज़्यादा हो जाता है और टायरोसिन कम होता है. तो ट्रीटमेंट में आप लो फिनाइल एलानीन दोगे और हाई टायरोसिन डाइट दोगे. ठीक है. और इसमें टायरोसिन आपके साथ इसेंशियल हो जाता है. अल्केप्टोन्यूरिया में आपने HOD को याद रखना है. HOD होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज. ठीक है, HOD होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज डिफिशिएंसी, HOD. ठीक है. तो ये आपके साथ अल्केप्टोन्यूरिया में होगा.
अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाए तो टायरोसिन प्रॉपरली डिग्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देयर इज़ डिफेक्टिव टायरोसिन डिग्रेडेशन, इट कॉजेज ब्लैक यूरिन, ठीक है, ब्लैक यूरिन कॉज करवाता है, ओ क्रोनोसिस कॉज करवाता है, ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ द कार्टिलेज एंड जॉइंट्स, ठीक है। तो एच ओ डी की डिफिशेंसी है, ब्लैक यूरिन ओ क्रोनोसिस कॉज करवाएगा। ट्रीटमेंट में आपने लो प्रोटीन डाइट देनी है, ठीक है। फिर है मेपल सिरप यूरिन डिजीज़, तो उसमें अब मैंने कहा ब्रांच चेन, ठीक है। और ब्रांच चेन कौन सा, अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहाँ पे एच ओ डी आपने याद रखा था, यहाँ पे के ए डी याद रखो, कैड, अल्फ़ा कैड, ब्रांच चेन अल्फ़ा कैड विच लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वेलिन। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके साथ ये तीन चीज़ें एक्यूमुलेट होंगी। स्मेल ऑफ बर्नड शुगर आपको नज़र आएगा इन यूरिन, ये इसका टिपिकल फीचर है जिस पे पार्ट 1 ने भी कई दफ़ा एमसीक्यू दिया है। वॉमिटिंग, सीजर्स करवाएगा, और ट्रीटमेंट में आपने थायमीन सप्लीमेंट्स देने हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ बीसीएज, ठीक है। अल्बिनिज़म भी आपके साथ जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है, थायरोसिनेस की डिफिशेंसी होगी, थायरोसिन आपके साथ थायरोसिनेस की डिफिशेंसी होगी, और इट विल कॉज डिफेक्टिव मेलानिन सिंथेसिस फ्रॉम थायरोसिन। तो थायरोसिनेस की डिफिशेंसी है, थायरोसिन से आपके साथ डिफेक्टिव मेलानिन बनेगा, एंड इट लैक ऑफ पिगमेंटेशन होती है इसमें इन द स्किन, हेयर एंड आइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और इसमें ट्रीटमेंट क्या है, सन प्रोटेक्शन करनी है, कोई सनस्क्रीन वगैरह आप दे सकते हो। क्रिस्टिन्यूरिया जो है इसमें होता है डिफेक्ट इन द रीनल एंड जीआई ट्रांसपोर्टर फॉर कोला अमाइनो एसिड्स, डिफेक्ट इन, अच्छा ये इन्होंने, हाँ, तो इसमें है डिफेक्ट इन रीनल एंड जीआई ट्रांसपोर्टर फॉर कोला अमाइनो एसिड्स। इसमें कौन से आते हैं, सिस्टीन और नितीन लाइसिन, सिस्टीन और नितीन और लाइसिन, ठीक है। तो इसमें सिस्टीन और नितीन और लाइसिन और अर्जिनिन आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आपके साथ जो फीचर्स इसमें आपको नज़र आते हैं, तो इसमें आपको रीनल स्टोन्स, एबनॉर्मल यूरिन, ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, और ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन अल्कलिनाइजेशन करनी है ऑफ यूरिन, और चिलेशन थेरेपी देनी है या किलेशन थेरेपी। होमोसिस्टिन्यूरिया आपके साथ उसमें सिस्ट एथायोनिन जो है बीटा सिंथेटेज की डिफिशेंसी होती है। होमोसिस्टीन में क्या होगा, सिस्ट एथायोनिन बीटा सिंथेस की डिफिशेंसी होगी, जिसकी वजह से डिफेक्टिव मिथ्योनिन डिग्रेडेशन होगा। ये कॉज करेगा मेंटल रिटार्डेशन, लेंस डिस्लोकेशन, स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़। और होमोसिस्टिन्यूरिया में हम क्या देते हैं, B6 देते हैं, फोलेट देते हैं, और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मिथ्योनिन, उसको कहना है कि आपने मिथ्योनिन नहीं लेना, क्योंकि सिस्ट एथायोनिन बीटा सिंथेटेज की डिफिशेंसी होती है, उससे मेथोनिन की डिफेक्टिव डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। तो उसने रिस्ट्रिक्शन करनी है मेथोनिन की, B6 लेना है, फोलेट लेना है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, लेंस डिस्लोकेशन और स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वगैरह कॉज करता है। और ये आजकल पार्ट 1 को बहुत पसंद है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज डिफिशेंसी। तो इसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 की डिफिशेंसी होगी, ये 1 याद रखें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हाइपर एमोनीमिया, लेथार्जी, सीजर्स और अर्ली डेथ करवाएगा। ट्रीटमेंट में आपने प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करवानी है, अमोनिया स्कैवेंजर्स देने हैं, ठीक है, और सपोर्टिव केयर देनी है।
तो ये आप याद रखिए अबाउट कार्बोमाइल फॉस्फेटेस के सिंथेटेज 1 की डिफिशिएंसी है, और आपने इसमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन और अमोनिया स्कैवेंजर्स देने हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने डिस्कस किया। अभी आगे जाते हैं। 30 वीक्स प्रेग्नेंट came to the labor room with 6 centimeter dilation and worried about whether her baby will be able to breathe or not. Which what is associated with lung maturity? तो lung maturity के साथ आपने कौन सा इसमें एसोसिएटेड है? लंग मेच्योरिटी के साथ अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट इज एसोसिएटेड। तो सर्फेक्टेंट टाइप 2 न्यूमोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, लोअर करते हैं एल्वियोलर सरफेस टेंशन को, और आपके साथ इम्पॉर्टेंट है न्यूनेटल लंग फंक्शन के लिए। पेशेंट विद सीरम कोलेस्ट्रॉल 360, विच एंजाइम विल बी टारगेटेड टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल है 360, इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले लेक्चर में, एच एम जी कोए रिडक्टेज। इसको मैंने इसको फर्स्ट एड से पढ़ाया था, ठीक है। तो आप काइंडली पिछले लेक्चर्स देख लें। स्टेटेंस जो है इनहिबिट करते हैं एच एम जी कोए रिडक्टेज को। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है और रिड्यूस करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को। तो स्टेटेंस क्या करते हैं? इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। ये आपने स्टेटेंस के बारे में याद रखना है कि ये आपके साथ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे स्टेटेंस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रेट लिमिटिंग जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये आप याद रखो। ग्लाइकोलिसिस में आपके साथ ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा कि देयर विल बी आपको रेट लिमिटिंग एंजाइम फ्रक्टोकाइनेज 1 मिलेगा, ठीक है, जो आपके साथ ग्लाइकोजेनेसिस है, उसमें ग्लाइकोजन सिंथेस की डिफिशिएंसी, उसमें आपको जो रेट लिमिटिंग स्टेप मिलेगा दैट इज़ ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है, एंजाइम मिलेगा, सॉरी। ग्लाइकोलिसिस में आपको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 मिलता है। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ये एंजाइम रेट लिमिटिंग स्टेप में होता है, उसका डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, जेनेसिस में तो ग्लाइकोजन सिंथेटेज है, लेकिन जीनोलाइसिस में आपने फॉस्फोराइलेस को याद रखना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट थे। ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपने याद रखना है कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, उसके अलावा फॉस्फो इनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो न्यू ग्लूकोज बनता है, उसमें एक पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है। तो ये पार्ट 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूँ आपको, कि आपके माइंड में बैठ जाए। टीसीए साइकिल में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज टीसीए साइकिल में है। एच एम पी शंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, एच एम पी शंट में G6P डिहाइड्रोजिनेज। यूरिया सिंथेसिस में सी पी एस 1, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज और ऑर्निथीन ट्रांस कार्ब एमाइलेज। फैटी एसिड की सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम है? दैट इज़ एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। फैटी एसिड में एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में आपके साथ एच एम जी कोए रिडक्टेज, ये अभी हमने पढ़ा। कीटोन बॉडीज़ में एच एम जी कोए सिंथेटेज। तो रिडक्टेज की बात आ जाए, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस लिखना है। सिंथेटेज की बात आ जाए तो उसमें कीटोन बॉडी सिंथेसिस लिखना है। फिर है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन में आपने कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज लिखना है। प्यूरिन सिंथेसिस में आपने PRPP लिखना है। फॉस्फोराइबोसाइल
पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज, ठीक है, PRPP। यूरिक एसिड सिंथेसिस में जिंतीन ऑक्सीडेज है। पोरफायरिन सिंथेसिस में DALA सिंथेटेज है। बाइल एसिड सिंथेसिस में 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके मेमोराइज करें, फिर आगे जाएं। ठीक है। अनमैरिड प्रेग्नेंट फीमेल केम टू डे केयर फॉर इंड्यूस्ड एबॉर्शन शॉर्टली आफ्टरवर्ड शी डेवलप ब्लीडिंग from multiple sites and laboratory tests show prolonged PT-APTT and low fibrinogen consistent with DIC. What is the most likely cause? तो DIC उसको हुआ है, तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? आपने इसमें क्या करना है? मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एबॉर्शन करनी है। जो पेशेंट अंडर गोइंग मेडिकल एबॉर्शन, तो रिटेन्ड फीटल और प्लेसेंटल टिश्यूज कैन ट्रिगर सिस्टेमिक एक्टिवेशन और कोगुलेशन ऑफ DIC। तो इसमें आपने क्या करना है? मेडिकल मैनेजमेंट करनी है। इन्फेक्शन फ्रॉम द अनस्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूजुअली कॉजेज सेप्सिस नॉट प्राइमरी DIC। ये और ऑप्शंस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ पेशेंट हैज़ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर, वाइटल कैपेसिटी ऑफ 3 लीटर एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ 6 लीटर। तो व्हाट इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी? तो द टोटल लंग कैपेसिटी इज़ योर 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर 2 + 3 = 5। ये आपके साथ TLC का फार्मूला है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। तो 2 लीटर + 3 लीटर = 5। TLC किसके बराबर है? रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। तो होपफुली ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, TLC = residual volume plus vital capacity. An athlete experiences a popping sound, swelling and pain in the calf. After a sports activity, the tendon attached to the calcaneus is involved. Which muscle is most likely ruptured? तो पॉपिंग साउंड है, स्वेलिंग है एंड पेन इन द काफ है आफ्टर अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इसमें आपके साथ कौन सा मसल इन्वॉल्व है? दैट इज़ अटैच टू द कैल्केनियस एज वेल, दैट इज़ योर प्लांटैरस। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि मसल जो जिसमें आपको एक तो पॉपिंग साउंड मिलती है, सेकेंडली जो है ये आपके साथ अटैच है कैल्केनियस के साथ। ठीक है, तो दैट इज़ योर प्लांटैरस। मैप मीन आर्टीरियल प्रेशर प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर आपके साथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, कार्डियक आउटपुट = हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आपके साथ ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए क्या था? पढ़वा देता हूँ फिर से एक दफ़ा। ऑप्शन ए में आपके साथ है कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, मैप डिपेंड्स अपॉन कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, फिर उसके बाद है आफ्टर अ कट एंड ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर्ड वेसल विच फाइबर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो इमीडिएट वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है? दैट आर योर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक C फाइबर्स। इमीडिएट वेजो कंस्ट्रक्शन आफ्टर वेस्कुलर इंजरी कौन करता है? सिंपैथेटिक फाइबर करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, जो आपके साथ करता है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इमीडिएट वेजो कंस्ट्रक्शन या आफ्टर अ कट एंड ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर वेसल की बात आ जाए तो उसमें फाइबर्स में आपने पोस्ट गैंग्लियोनिक C फाइबर्स लिखने हैं। ड्यूरिंग हाई जंप एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ sartorius कैन कॉज एन एवल्जन इंजरी। विच बोनी प्रोजेक्शन इज़ मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। तो ये आपने एनाटमी इसके लिए याद करनी होगी, दैट इज़ योर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। कौन सी बोनी प्रोजेक्शन जो है आपको मिलेगी जब आपके साथ एक्सेसिव कंट्रैक्शन होती है sartorius की? ठीक है, तो दैट इज़ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। sartorius ओरिजिनेट करता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के से। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसकी एवल्जन हो सकती है। अ वुमन डेवलप्स हैवी ब्रीदिंग इमीडिएटली आफ्टर विजाइनल डिलीवरी। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज? तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज यूट्राइन एटोनी या लॉस ऑफ टोन है। ठीक है, फिर है वुमेन, चलो शुक्र है ठीक हो गया। A woman presents with vaginal bleeding after 2 weeks after delivery. The most likely cause of secondary PPH is।
the most likely cause for secondary PPH is your retained placental tissue. Secondary PPH कब होता है? 24 hours to 6 week postpartum, ठीक है, और इसमें आपको retained product मिलेंगे which prevent normal inovulation of uterus, ठीक है, involution of uterus। तो ये आपको मिलते हैं 24 to 6 वीक तक postpartum। तो वुमेन में विजाइनल ब्लीडिंग 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी है, तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट लाइकली कॉज है रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू। फिर इसके बाद है अ वुमन अंडरवेंट सेल्फ इंजेक्टमी फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रिस्क ऑफ रिकरेंस इन अ सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी। तो अप्रॉक्सीमेट रिस्क ऑफ रिकरेंस जो है दैट इज़ 1:20। Women with prior ectopic have 5% recurrence risk. A woman with one previous lower segment C-section has a current pregnancy. What is the approximate risk of uterine rupture during labor? तो कितना रिस्क होना चाहिए, ठीक है, that is your 1:200. Risk of rupture in trial of labor after cesarean is 0.5%। तो बस ये आपने अभी याद रखना होगा, ठीक है। ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सीजेरियन को हम टोलैक कहते हैं, ठीक है, 0.5%, 1/200। A woman had postpartum hemorrhage requiring 6 units of blood in her previous pregnancy. She now presents with failure to लैक्टेट, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज। तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या है इन ऑप्शंस में? दैट इज़ योर एंटीरियर पिट्यूटरी नेक्रोसिस। जब भी सिवियर पीपीएच होता है तो इसकी वजह से इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, तो हार्मोनल डिफिशिएंसीज हो जाती है और उसकी वजह से फेलियर ऑफ लैक्टेशन एंड एमेन्यूरिया। ये है शीहान सिंड्रोम। G4P3 presents 10 days overdue with abdominal pain and vaginal spotting. Gravida 4 para 3 पेशेंट है, 10 days overdue with abdominal pain है and vaginal spotting है। What is the diagnose? तो ये vaginal spotting आपको मिस्ड मिसकैरेज में मिलता है, ठीक है, और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी विद स्पॉटिंग एंड पेन में इंडिकेट fetal demise or miscarriage in progress। तो जब भी आपको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मिलती है उसमें आपको स्पॉटिंग भी मिलती है और पेन भी मिलता है, तो ये फीटल डिमाइस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है, अगर आपके साथ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है उसमें स्पॉटिंग एंड पेन है तो इसका मतलब है कि मिसकैरेज इज़ इन प्रोग्रेस। A patient complains of loss of dorsiflexion of big toe and loss of sensation on the dorsum of the foot after disc herniation. Which nerve root is affected? तो इसमें L5 nerve root will be affected. A child presents with self-mutilation and elevated uric acid level, तो this is repeatedly Schneehan होगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं, एंजाइम का पूछ रहे हैं, इसमें HGPRT होता है, ठीक है। ये रिपीट है। लेशनिहान सिंड्रोम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन फ्रीली डिफ्यूज थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए मूव करते हैं फ्रीली बिकॉज दे आर लिपिड सॉलेबल, ठीक है। स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 डिफ्यूज फ्रीली across lipid bilayer. After a blood vessel is injured, what is the immediate mechanism that helps reduce blood loss? अगर ब्लड वेसल आपके साथ इंजर हुआ तो इमीडिएट मैकेनिज्म जो आपके साथ रिड्यूस करता है ब्लड लॉस को, दैट इज़ योर वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। द फर्स्ट एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू वेसल इंजरी इज़ लोकल वेजो कंस्ट्रिक्शन। सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और लिमिट्स ब्लड लॉस। फाइब्रिनोजिन एक्टिवेशन होती है उसके बाद और प्लेटलेट प्लग बन जाता है, ऑकर लेटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। प्लाज्मिन भी आपके साथ इन्वॉल्व होता है फाइब्रिनोलाइसिस में,
which happens much later to break down the clots. तो vasoconstriction याद रखना है. Patient infected with a tissue migrating parasitic larva develop eosinophilia, which immune cell is primarily responsible for combating the parasite. तो that is your eosinophils. ठीक है. Eosinophils are specialized for defense against helminths and parasitic larvae. They release major basic protein eosinophils, cat- catatonic, cationic proteins and eosinophil peroxidase, which are toxic to parasite. तो eosinophil आपके साथ क्या है? जब भी आपको टिश्यू माइग्रेटिक पैरासिटिक लार्वा नज़र आ गई तो पैरासाइट में आपको eosinophils ही नज़र आते हैं. ठीक है. ये eosinophils जो है ये स्पेशलाइज्ड डिफेंस है अगेंस्ट हेलमिंथ्स एंड पैरासाइट्स. दे रिलीज मेजर बेसिक प्रोटीन eosinophil, cationic protein and eosinophilic peroxidase, which are toxic to parasites. Neutrophil are mainly for bacterial infection. Basophil mediate allergic response. Lymphocyte mediate adaptive immunity. A newborn admitted with severe jaundice, pallor, hepatosplenomegaly. The obstetric record shows that the mother is Rh negative and previously delivers an Rh positive baby. Without receiving anti-D prophylaxis, the current infant is diagnosed with erythroblastosis fetalis due to hemolysis caused by maternal antibodies crossing the placenta. Which type of hypersensitivity reaction is this? तो ये RH incompatibility की बात कर रहे हैं जो आपके साथ टाइप 2 hypersensitivity reaction है. Per head 25-year-old woman presents with photosensitive rash, arthralgia and dark color urine. Laboratory test पे आपको low complement levels और deposition of immune complexes in the glomeruli on renal biopsy नज़र आ रहे हैं. तो इसका कीवर्ड आपके साथ क्या है कि डिपोजिशन हो रही है इम्यून कम्प्लेक्सेस की. तो ये डिपोजिशन ऑफ इम्यून कम्प्लेक्सेस है और फोटोसेंसिटिव रैश वगैरह ये चीज़ें हैं. ये आपके साथ PSGN की तरफ जा रहा है जो आपके साथ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होता है. अच्छा अभी इन्होंने बेस्ट पैथोजेनेसिस ऑफ SLE भी टाइप 3 है. वैसे 26-year-old woman presents with vaginal bleeding in early pregnancy. She reports mild abdominal discomfort and has passed grape-like vesicle per vaginum. तो ये इसका कीवर्ड है grape-like vesicle. Ultrasound shows a fetus with some cardiac activity and thickened cystic placenta. Histopathology of the evacuated tissue आपके साथ रिवील करता है एडोमेटस कोरियोनिक विलाई एंड फीटल पार्ट्स को. ठीक है. हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ एवैक्यूएटेड टिश्यू क्या रिवील करता है दैट फोकली एडोमेटस कोरियोनिक विलाई है और फीटल पार्ट्स है. कैरियोटाइप पे आपको ट्राइप्लॉडी नज़र आ रही है. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्लासिकल सीन इन पार्शल मोलर प्रेगनेंसी. तो ये ग्रेप लाइक मास की वजह से डायरेक्टली मैंने क्यों कहा था कि ये कीवर्ड है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये आपसे पूछेंगे कि ये मोलर प्रेगनेंसी है या नहीं. तो इन्होंने आपको डायग्नोस करके दे दिया कि इसमें पार्शल मोलर प्रेगनेंसी है. तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दिस. तो पार्शल में 69 होता है, कंप्लीट में 46 होता है. ठीक है. 14-year-old girl is brought to the clinic for evaluation of short stature, delayed puberty. On examination, she has a webbed-necked white space nipple and shielded chest. Her height is below the third percentile and she has not yet developed secondary sexual characteristic. You suspect Turner syndrome. What is the most appropriate initial investigation to confirm the diagnosis? तो टर्नर में हम स्टेरियोटाइपिंग करते हैं. ठीक है. ये आपको याद होना चाहिए अभी तक. ये बहुत रिपीट भी हुआ है. 13-year-old girl is brought to the clinic for evaluation of short stature and lack of puberty. On examination, she has webbed-necked, widely spaced nipple and shielded chest. तो ये तो फिर से उन्होंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया. वेब नेक है, वाइड स्पेस निपल्स और शील्डेड चेस्ट आपको
टर्नर में मिलती है and that is again 45x naught. 28-year-old woman planning pregnancy visits your clinic. She has no prior history of neural tube defects. You advise her regarding folic acid supplementation to prevent neural tube defects. Which dose is recommended before conception for low risk women? तो कौन सा डोज recommended है for conception for low risk? That is your 400 mcg daily. तो बस ये आपने बस याद रखना है कि 400 mcg daily is recommended before conception for low risk women. Surgeon damages the posterior triangle of neck during surgery. The patient cannot abduct the arm beyond 15 anymore. तो beyond 15 anymore नहीं कर सकता, तो इसमें आपके साथ deltoid trapezius is involved. अच्छा, ट्रेपीजियस भी हो सकता है, डेल्टॉइड भी हो सकता है. बियॉन्ड 15 अभी इन्होंने ये इनकम्प्लीट स्टेम दिया है, बियॉन्ड 15 नहीं कर सकता. सुप्रास्पाइनेटस इसका इंटैक्ट है. 15 से 90 तक डेल्टॉइड करवाता है और 90 एंड अबव ट्रेपीजियस एंड सेरेटस एंटीरियर करवाता है. 0 to 15 सुप्रास्पाइनेटस है. फिर 15 to 90 जो है दैट इज़ by deltoid muscle requires upward rotation of the scapula by trapezius and serratus anterior. ठीक है. अच्छा, फिर है a known case of hypothyroid patient is taking thyroxine recently. She developed some heart problem and started antiarrhythmic drugs. Now she has deranged T3 T4 despite taking thyroxine. Which of the following drug is responsible for deranged thyroid function? तो कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है deranged thyroid function के लिए? दैट इज़ योर amiodarone. ठीक है, amiodarone is responsible. Amiodarone is an anti-arrhythmic drug that is notorious for causing thyroid dysfunction. The primary reason for this is its chemical structure, which contains a high concentration of iodine. The large iodine load can lead to two main types of thyroid problem: amiodarone induced hypothyroidism and amiodarone induced thyrotoxicosis. The large iodine load can lead to two main different types of thyroid problems: amiodarone induced hypothyroidism and amiodarone induced thyrotoxicosis. 35-year-old man uses antibiotic eye drop for conjunctivitis. Within second he reports a sore taste in his throat. Which anatomical pathway best explains this finding? तो कौन सी anatomical pathway best explain this drainage through the nasolacrimal duct into the nose? ठीक है. फिर उसके बाद है आई ड्रॉप जब आप डालते हो पंक्टा में जाता है, फिर कैनिकुलाई में, फिर लैक्रिमल सेक में, फिर नेजोलैक्रिमल डक्ट में, उससे इंफीरियर मीटस ऑफ द नोज़ में जाता है. ठीक है. पेशेंट सस्टेन इंजरी इन RTA and then presents with gait problem. On examination he was asked to stand on his left leg. While doing so his right pelvis sink. तो राइट पेल्विस की बात आ गई. ग्लूटिस मीडियस और मिनिमस आपने पिक करना है. ठीक है. राइट पेल्विस सिंक हो गया, तो इसमें आपके साथ कौन सा? इसमें आपके साथ लेफ़्ट ग्लूटस मीडियस इन्वॉल्व होगा. ठीक है. जिस साइड पे पेल्विस सिंक होता है उसके ऑपोजिट साइड का ग्लूटिस मीडियस इन्वॉल्व होगा. पेल्विस सिंक की बात आ गई तो ग्लूटस मैक्सिमस हट जाता है. ठीक है. ड्यूरिंग सर्जिकल एक्सिशन ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड which structure loops under the gland duct and is at risk of injury? तो कौन सा is at risk of injury? That is your lingual nerve. ठीक है. अच्छा, lingual nerve आपके साथ loop around the submandibular duct Wharton's duct in the floor of the mouth. This anatomical relationship is critical during submandibular gland surgery to avoid nerve injury which can cause loss of sensation to the anterior two-thirds of the tongue. The hypoglossal nerve lies more deeply. Facial nerve marginal mandibular branch runs superficially along the lower border of the mandible, and glossopharyngeal nerve is posterior in the oropharynx. Here, which of the following molecule play a key role in leukocyte transmigration through the endothelium during inflammation?
तो ट्रांसमाइग्रेशन की बात जब भी आ जाए इसमें पी कैम आपने लिखना है, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन पी कैम करवाता है इज एक्सप्रेस्ड on endothelial cell and leukocytes and is crucial for diabetes. ICAM1 or VCAM1 are mainly involved in adhesion of leukocytes and selectin mediate rolling on endothelium. फिर है 17-year-old girl presents with amenorrhea. She said she never had her menstruation. On examination, she has well developed breast, axillary or pubic hair. She also said that she has cyclical pain, which is worsening now, and she has bluish membrane on per vaginal examination. Which of the following is your डायग्नोसिस? तो यो ब्लूइश मेम्ब्रेन आपको नज़र आया, साइक्लिकल पेन आपको नज़र आया, तो दिस इज़ इम्परफोरेट हाइमन, ठीक है। अच्छा, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स रन्स अलोंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इन द हार्ट? तो पोस्टीरियर के साथ मिडल कार्डिक वेन आता है, ठीक है। पोस्टीरियर आपके साथ ग्रेड जो है दैट इज़ विद लाडा, मिडल में पोस्टीरियर याद रखना है, स्मॉल में मार्जिनल आर्टरी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो दैट इज़ बी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। 28-year-old pregnant woman is at 32 weeks, presents with hypertension, mild edema. Her urine shows albuminuria according to current obstetric guideline. What amount of urinary protein albumin is diagnostic for preeclampsia? तो कितना यूरिनरी प्रोटीन होना चाहिए? मोर देन और इक्वल टू 300 mg per 24 hours। किस तरह के MCQs है यार, कसम से। Wife overheard her husband and saying that the boy living next door is in love with her. She develops a strong belief in this idea and tries to meet the boy and talk to him, but he avoids coming out of his house. This avoidance causes her significant sadness and preoccupation. तो ये आपके साथ कौन सा mental state है? This is delusion. Wife is in a delusional state. Young boy came with complaint of recurrent pain in the abdomen and lower limb. His mother is Pathan and carries thalassemia trait, while his father is Baloch. Peripheral smear पे आपको टारगेट सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो टारगेट सेल्स आपको सिकल थैलेसीमिक सिंड्रोम में मिलते हैं, ठीक है।